आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रीवियस लेक्चर जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉमन नेमिंग में नॉर्मल, आइसो और नियो वर्ड्स का यूज कैसे किया जाता है। जब आपके पास कोई स्ट्रेट कार्बन की चेन दी हुई हो तो कॉमन नेमिंग में आप नॉर्मल लगाते हैं। जब आपके पास कोई स्ट्रेट कार्बन की चेन दी हुई हो और उसके स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन या लास्ट से सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप आइसो वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट कार्बन की चेन है कोई और उसके शुरू से सेकंड पोजीशन पर या फिर लास्ट से सेकंड पोजीशन पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप नियो वर्ड्स का यूज करते हो। इन सभी बातों को हमने जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। अब इससे आगे हम जीओसी के सेकंड लेक्चर में कुछ बातें करेंगे, लेकिन सेकंड लेक्चर स्टार्टिंग से पहले हमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसे नेमिंग के, नॉर्मल, आइसो और नियो की नेमिंग पर बेसिस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये एक वैलेंसी इसकी फ्री है इस कार्बन की। ठीक है, सेकंड है CH3 CH CH3 CH2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है CH3 CH CH3 और इसका H नहीं, यहाँ पर ले लो आप CH2 और यहाँ पर ले लो एक CH3। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन आप ले लीजिए CH3 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 और ये। ठीक है, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसके अगर आप कॉमन नेम लिखते हो, कॉमन नेम कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, क्या आता है 4 कार्बन के लिए? क्या आता है? ब्यूट आता है। और एक यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्री हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एल्केन है, अभी रफली बता रहा हूं इसको, इसके आगे ये टॉपिक स्टार्ट होगा। आपके पास कोई एल्केन है, उससे एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हो तो उससे जो ग्रुप बनता है वो बनता है एल्काइल। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं, जैसे ये आपके पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कार्बन क्या है, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो ब्यूटेन से क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। अब एक बात था ना कि ये स्ट्रेट चेन है कार्बन की, और कॉमन नेमिंग में जब स्ट्रेट चेन हो तो नेम से पहले क्या लिखा जाता है? नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम एन ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करते हैं। इसकी नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इसमें टोटल कितने कार्बन है। 1 2 3 और 4 कार्बन है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां से अगर आप स्टार्टिंग करते हो 1 और 2, 2 नंबर पोजीशन पर इसके एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड पोजीशन पर मैंने बताया था कि अगर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आइसो होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो। और टोटल कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री है। और अब इसकी देखते हैं नेमिंग, इसकी नेमिंग देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये देखते हो 1 और 2 नंबर कार्बन पर एक CH3 और दूसरा CH3, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 CH3 ग्रुप है, और अगर सेकंड पोजीशन पर अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है? नियो। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा? नियो, एक वैलेंसी फ्री होगी तो पेंटेन की जगह क्या आ जाएगा? पेंटाइल। ये इसका नेम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए
कि ये कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 और 4 कार्बन है टोटल, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, और अगर इसकी पोजीशन देखिए 1 और 2, 2 नंबर पोजीशन पर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो होना क्या चाहिए था यहाँ पर नियो। ठीक है, लेकिन नियो मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बात बोली थी कि हमेशा 5 कार्बन से ही स्टार्टिंग होती है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर नियो वर्ड्स तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऐसे होती CH3 CH3 और ये H नहीं, यहाँ पर CH2 ऐसे होता, तो यहाँ पर ये जो नियो ग्रुप है उस पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ था, अगर नियो ग्रुप को आप जैसे नियो पेंटेन दे रखा है आपको, ठीक है, और उसमें से एक आप हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो हाइड्रोजन अगर आपने यहां से रिलीज कर दी नियो ग्रुप से, अगर आपने वो हाइड्रोजन रिलीज कर दी तो वो नियो नहीं बचेगा, वो टर्सरी या क्वार्टरी इनमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आइसो है, ठीक है, उससे आप एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हो आइसो से, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने आइसो से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया तो वो आइसो न रह के वहां पर सेकेंडरी या फिर टर्सरी में चेंज हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो हाइड्रोजन 1 डिग्री से ही निकलना चाहिए, स्टेबिलिटी का रीजन होता है यहाँ पर। इसलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसकी अगर पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वो कहां से बनी है, CH3 CH CH3 और CH3, यहां से ये स्ट्रक्चर बनी है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया है, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस कार्बन के बेस पर नेमिंग होगी। ठीक है, और कितने कार्बन के साथ अटैच है ये, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन के साथ अटैच है तो 3 डिग्री, और 3 डिग्री के लिए क्या आता है, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी का TER टर्सरी लगा देंगे, और उसके आगे टोटल कितने कार्बन है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें नॉर्मल ब्यूटाइल आ गया, 4 कार्बन इसमें, लेकिन इसमें आइसो ग्रुप क्या है, अनटच्ड है। अगर यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है H, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ पर निकाल लेता, ठीक है, तो यहाँ पर आइसो ग्रुप क्या हो जाता, चेंज हो जाता, आइसो ग्रुप चेंज हो जाता, वो आइसो नहीं रह के यहाँ पर सेकेंडरी में चेंज हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया इसने, CH3 था, ये CH3, इस CH3 से एक हाइड्रोजन को इसने रिमूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नियो ग्रुप है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह गया, तो वैसा का वैसा रहने का यहाँ पर जो नेमिंग हुई है वो नियो ही हुई है, लेकिन यहाँ पर नियो ग्रुप चेंज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हुआ है, इसलिए नियो न रह के किस में चेंज हो जाएगा, टर्सरी में चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये नियो तो होता ही नहीं है क्योंकि 5 कार्बन से स्टार्ट होता है नियो। तो ये है इसके कुछ क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आगे एल्काइल ग्रुप कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप होते क्या है, ये हमने देखा था, जैसे आपके पास कोई कार्बन की स्टेट चेन दे दी थी, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये स्टेट चेन दे के हमने बताया था कि सेकेंड पोजीशन में जैसे CH3 ग्रुप है, इसको क्या बोलते हो आप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप ही तो है। होते क्या है और कैसे बनते हैं ये देखना हमें। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप है ना, जब आपके पास कोई भी एल्केन दिया हो, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास एल्केन दिया हो, उससे जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूवल करते हो, ठीक है, तो एल्केन से जो बनेगा वो बनेगा एल्काइल। ये कंसेप्ट होता है इसका।
जब आपको कोई भी एल्केन दिया हुआ है तो उससे आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो उससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को एल्काइल कहते हैं। जैसे आपके पास CH4 है, इसको क्या बोलते हो आप? मीथेन। मीथेन है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन की जगह क्या आ जाएगा? मिथाइल। ठीक है। और अगर मेरे पास C2H6 है, ठीक, इसको क्या बोलता हूं मैं? एथेन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन को रिलीज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ये C2H5 में चेंज हो जाएगा। तो एथेन है, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है तो क्या हो जाएगा? इथाइल। कोई भी एल्केन है वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्काइल में। अगर आपके पास जैसे आइसोब्यूटेन है, ठीक है, वहां से आपने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, 1 डिग्री हाइड्रोजन रिलीज किया है, ठीक है। जैसे ये है CH3 CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर आपके पास। और यहाँ से आपने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया आपने, यहाँ पर CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, इससे क्या स्ट्रक्चर बनी? CH3 CH3 CH2, ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो ये क्या था? आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर ये क्या है? आइसो ग्रुप है, और यहाँ पर भी ये क्या है? आइसो ग्रुप है। इस आइसो ग्रुप में किसी भी प्रकार का चेंज आया है क्या? जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए ये यहाँ पर जो आइसो था वो यहाँ पर आइसो ही रह गया है। अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते, ठीक है, अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते तो ये क्या बन जाता? CH3 और CH3, ये टर्सरी ब्यूटाइल में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये आइसो ग्रुप तो फिर रहता है। आइसो में तो आपने चेंज ही कर दिया। अगर आप कंसेप्ट बताता हूँ एक आपको, आइसोब्यूटेन, कोई भी आइसो स्ट्रक्चर आपके पास या नियो स्ट्रक्चर, ठीक है, उससे आप हाइड्रोजन क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो। तो अगर आपने आइसो या नियो में कोई चेंज नहीं आया ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी ये आइसो और नियो रहेंगे यहाँ पर। अगर आइसो और नियो में चेंज आ गया, आपने हाइड्रोजन अगर आइसो या नियो से निकाल लिया, रिलीज कर दिया, तो फिर वो आइसो और नियो न रह के सेकेंडरी और टर्सरी में चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हो उसमें आइसो या नियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ गया तो फिर वो सेकेंडरी और टर्सरी में चेंज हो जाएगा। ये होता है इसका मेन लॉजिक, ठीक है। एल्काइल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास कोई भी एल्केन दिया हुआ है, उससे एक हाइड्रोजन को रिलीज करते हो तो क्या बनता है? एल्काइल बनता है। जैसे CH4 दिया है, CH4 होता है मीथेन, उससे एक हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वो क्या बनता है? मिथाइल। एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाती है, इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। और जैसे आपके पास आइसोब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन रिलीज किया आपने, 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिलीज किया है, आइसो ग्रुप के स्ट्रक्चर पर कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए जो आइसोब्यूटेन था वो वापस आइसोब्यूटाइल में क्या रह गया? इसकी नेमिंग हो गई। अगर आपने इस हाइड्रोजन को निकाल लेते तो आइसो स्ट्रक्चर थी ना वो इसकी चेंज हो जाती और ये आइसोब्यूटेन से टर्सरी ब्यूटाइल में चेंज हो जाता। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे इस लेक्चर में और एल्काइल ग्रुप भी देख लिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर के बारे में आपको इसमें थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि किस सीरीज में कौन से कंपाउंड हो रखे हैं। हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड
on the basis of structure। हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या डिराइव फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं एसाइक्लिक। टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक तो होते हैं साइक्लिक और सेकंड होते हैं एसाइक्लिक। साइक्लिक तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 6 कार्बन है, आपस में मिलकर इन्होंने एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन कार्बन आपस में मिलकर रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है। और एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ना, उसमें रिंग एब्सेंट होती है, रिंग नहीं होती है, और ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर ब्रांच हो सकते हैं। स्ट्रेट तो हो सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन आपके पास स्ट्रेट चेन दी हुई है कोई CH3 CH2 CH2 CH3, इस प्रकार प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर आपके पास बीच में कोई ब्रांचिंग हो जाए, जैसे CH3 है, CH2 है और CH है, यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर CH2 आ गया और ये CH3 आ गया और यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई ब्रांचिंग हो जाए, बीच से कोई ब्रांच स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रकार के ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो स्ट्रेट होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन की सीधी श्रृंखला सीधी चेन होती है, उसे स्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें से कोई ब्रांच डिवाइड हो जाती है, कोई भी कार्बन की चेन डिवाइड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। एसाइक्लिक है, स्ट्रेट और ब्रांच 2 प्रकार के होते हैं। अब हमने देख लिया कि साइक्लिक है, साइक्लिक का क्लासिफिकेशन आगे हम देखेंगे। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, कार्बन और कार्बन एटम आपस में मिलकर एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साइक्लिक का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ध्यान से देख लेना। साइक्लिक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। सारी की सारी आगे जीओसी में आएंगी, एरोमेटिक और इनका कंसेप्ट आएगा, अभी आप टेंशन मत लेना इनकी। एलिसाइक्लिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, बट इनमें एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी एब्सेंट होती है। मेन डिफरेंस ये है कि इनमें एरोमेटिसिटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वही सिस्टम है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। लेकिन इनमें एरोमेटिसिटी एब्सेंट है। एरोमेटिसिटी आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अब कल रूल से बताते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए आगे आएगा
हक्कल रूल से बताते हैं 4n+2 बराबर n पाई इलेक्ट्रॉन से, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 1 या 2 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्णांक होना चाहिए n की वैल्यू। और अगर ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक वो होते हैं इनमें साइक्लिक भी होती है। ठीक है, और साइक्लिक तो होते ही होते हैं, साथ में क्या होती है, एरोमेटिसिटी भी पाई जाती है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है, यानी ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल रूल फॉलो। और ये एरोमेटिसिटी एब्सेंट होती है, इसको फॉलो नहीं करते हैं ये। ठीक है, और ये एरोमेटिसिटी पाई जाती है, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, देख लिया साइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है और एरोमेटिसिटी एब्सेंट होती है। एरोमेटिक में कार्बन कार्बन रिंग भी प्रेजेंट होती है और एरोमेटिसिटी भी प्रेजेंट होती है। एरोमेटिसिटी को हक्कल रूल से बताते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन। इनको थोड़ा लिख लेना, मिटो रहा हूं मैं। एलिसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एलिसाइक्लिक भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एलिसाइक्लिक 2 टाइप्स के होते हैं, होमो एलिसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक। ठीक, होमो एलिसाइक्लिक कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। होमो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें रिंग तो होती है, एलिसाइक्लिक में रिंग प्रेजेंट हो गई, रिंग तो होती है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य एटम प्रेजेंट नहीं होता है, अलावा अन्य एटम प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, होमो एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि होमो यहाँ पे वर्ड आ गया, मतलब इसमें जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही होंगे। ठीक है, जैसे इस रिंग का इसने फॉर्मेशन कर लिया CH2 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 और यहाँ पर एक आ गया CH2। ये 6 कार्बन की एक रिंग है, इसका इसने फॉर्मेशन कर लिया, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट नहीं है, इसे बोलते हैं होमो एलिसाइक्लिक। और हेट्रो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, साइक्लिक होते ही हैं, साइक्लिक तो होंगे ही होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, अदर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो गया इसका, इसमें ऑक्सीजन आ गया कार्बन के अलावा एक। ठीक है, या फिर इसका ये एग्जांपल ले लीजिए आप NH, इसमें क्या आ गया, एक नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा रिंग में अदर एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और होमो एलिसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा रिंग में कोई भी, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये एटम प्रेजेंट नहीं हो सकते, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स में। एलिसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन होता है ये। अब हम देखते हैं एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो वे कंपाउंड जिनको बेंजेनोइड को बोलते हैं, बेंजेनोइड, और एक होते हैं नॉन बेंजेनोइड, और एक होते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सॉरी हेट्रो एलिसाइक्लिक नहीं, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, बेंजेनोइड का मतलब होता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है।
इसे बोलते हैं बेंजीनिंग। ये एरोमेटिक होती है, ठीक है, हक्कर रूल को फॉलो करती है, इसलिए एरोमेटिक में इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। और बेंजीनोइड यानी इनमें बेंजीनिंग प्रेजेंट होती है, ये होती है बेंजीनिंग। और इसके ऊपर जैसे कोई भी NH2 या OH या कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है। अगर NH2 है, OH होगा तो ये क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। और नॉन बेंजीनोइड रिंग होती है कि ये इनमें बेंजीनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। होते तो एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक हो गए, लेकिन इसमें बेंजीनिंग प्रेजेंट होती है, इनमें बेंजीनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, बेंजीन रिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। और फिर भी एरोमेटिक होते हैं, फिर भी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे ये रिंग, ठीक है, ये बेंजीनिंग तो है नहीं, बेंजीनिंग तो ये है, ठीक है। यहाँ पर बेंजीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हक्कर रूल को फॉलो करती है, एरोमेटिक है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉन बेंजीनोइड में रख दिया। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, बेंजीनिंग जिनमें एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। और अब देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं एलिसाइक्लिक वालों को। हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक होते हैं। और बेंजीन रिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। बेंजीन रिंग जहां पर प्रेजेंट होगी तो उसको तो बोल ही देंगे बेंजीनोइड। बेंजीन रिंग क्या होती है, एब्सेंट, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होती है, एरोमेटिक होती है ना, इसमें जो अदर एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, रिंग में, एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉन बेंजीनोइड है, ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक रिंग में जो अदर एटम है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये प्रेजेंट नहीं होते इसमें, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जांपल बता देता हूँ इसके। जैसे आपके पास कोई ये कंपाउंड दे दिया, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, फ्यूरेन। और आपके पास दूसरा कंपाउंड कोई दे दिया, ये है थायोफिन, थायोफिन, ठीक है। फ्यूरेन दे दिया, थायोफिन दे दिया, और भी कोई पायरोल कंपाउंड दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीनोइड कंपाउंड वे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, वे होते हैं बेंजीनोइड। और नॉन बेंजीनोइड वे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, फिर भी एरोमेटिक होते हैं। और जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, इनमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, एरोमेटिक भी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो साइड एटम है, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। यही फर्क होता है नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, साइड एटम जो है वो रिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ, समरी बता देता हूँ एक साथ लिख के, ताकि आपको भी ध्यान में रहे। इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, दो प्रकार के, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक में रिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है, और साइक्लिक में क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। एसाइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होते हैं स्ट्रेट चेन भी प्रेजेंट हो सकती है कार्बन की, ठीक है, और एक ब्रांचेड चेन भी प्रेजेंट हो सकती है,
और जो साइक्लिक है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? इनमें क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है, बट एरोमेटिसिटी एब्सेंट होती है और रिंग होती है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये रिंग है लेकिन यहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ही नहीं है। और ये भी क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, एलिसाइक्लिक का। और एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो टू टाइप्स के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो में क्या आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होता है। हेट्रो में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में अदर एटम जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा एक कार्बन की जगह, ठीक है, इस कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और यहाँ पर होमो, ये होमो का एग्जांपल हो जाएगा, ये हेट्रो का हो जाएगा। हेट्रो में क्या होता है कि साइड एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये प्रेजेंट हो सकते हैं और होमो में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। एरोमेटिक को तीन कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। बेंजीन में क्या होती है, बेंजीन रिंग, ये होती है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। नॉन और एरोमेटिक होते हैं। नॉन बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है, बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है और फिर भी एरोमेटिक होते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखाया ही था, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है। और जो हेट्रोसाइक्लिक है उनमें बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग एब्सेंट है और एरोमेटिसिटी क्या है, प्रेजेंट है। ये तो इनमें दोनों में सेम कैरेक्टर है। लेकिन नॉन बेंजीन में क्या होता है कि जो रिंग है आपके पास उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम प्रेजेंट नहीं होते। और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इटीसी ये क्या हो सकते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जिससे इनका एग्जांपल हो जाएगा फ्यूरेन, आपको बताया था, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, पाइरोल आ जाएगा कोई, ठीक है, और थायोफिन आ जाएगा। ये इनके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इनको आप टेंशन मत लेना, ये बाद में आएंगे आपके, एक बार आप बस थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।